Hello everyone, welcome to my channel Study with Deepa Saini. I am Deepa. Today we will do earthquake यानी भूकंप। आज की वीडियो में हम भूकंप के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। बट मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी, इस वीडियो से पहले आप मेरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि भूकंप का जो असली रीज़न है आपको वहीं से पता चलेगा कि कैसे भूकंप आते हैं। यहाँ पर सिंपली हम भूकंप करेंगे। जो भूकंप है, अगर उसके विज्ञान की बात करें तो भूकंप विज्ञान को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। याद रखना, भूकंप विज्ञान यानी जिसमें भूकंप का पूरा अध्ययन किया जाता है, ऐसे विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वहाँ पर हिंदी में भी यही मिलेगा और इंग्लिश में भी यही मिलेगा, भूकंप विज्ञान नहीं मिलता। तो भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं सिस्मोलॉजी। अब भूकंप होता क्या है, आता कहाँ है? सिंपली तौर पर ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी के अंदर लगभग 70 किलोमीटर की गहराई पर, नियर अबाउट मिनिमम है ये आपके, उससे भी अधिक गहराई पर भूकंप पैदा हो सकते हैं। बट मिनिमम अगर बात करें तो 75 या 70 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप पैदा होते हैं या भूकंप उत्पन्न होते हैं। जिस बिंदु पर या जिस पॉइंट पर या जिस केंद्र पर कोई भी भूकंप भूगर्भ में जब पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। जिस केंद्र पर या जिस पॉइंट पर भूकंपीय तरंगे कह लो या भूकंप कह लो या पृथ्वी में हलचल कह लो पैदा होती है, उत्पन्न होती हैं, तो उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र कह लो या भूकंप फोकस कह लो, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड और आता है अवकेंद्र, या इसे ही कहा जाता है अवकेंद्र। अवकेंद्र, इसको हाइपो, ठीक है, हाइपो सेंटर के नाम से भी जानते हैं, हाइपो सेंटर। ये सारे एक ही के नाम हैं और एग्जाम में बच्चों को पजल करने के लिए भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अवकेंद्र ऐसे ऐसे नाम डाले जाते हैं। सिंपली एक तो ये याद रखना, चाहे वो कुछ भी डाले डेफिनेशन में, बस पैदा होने की बात करें, उत्पन्न होने की बात करें, यानी वो बात किसकी कर रहा है? भूकंप केंद्र की। वो आपसे सीधा कहें भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं तो कौन क्या होगा? वो आपका भूकंप केंद्र होगा, या फिर ऑप्शन में फोकस होगा, या फिर आपका अवकेंद्र होगा, या हाइपो सेंटर होगा। तो ये सारी ही हों तो एक ही बात है। जहाँ पर आपका भूकंप पैदा होता है या भूगर्भ में हलचल पैदा होती है या आपकी भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं तो वो है हमारा भूकंप केंद्र या फोकस या अवकेंद्र या हाइपो सेंटर। अब एक और डेफिनेशन आती है अधिकेंद्र, जिसमें बच्चे बहुत पजल रहते हैं। अधिकेंद्र और भूकंप केंद्र इन दोनों में ही, इसे कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर, अधिकेंद्र होता क्या है, एपिसेंटर होता क्या है? भूकंपीय तरंगे पैदा तो हो गई, बट अर्थ पर या पूरी भूमि में, पृथ्वी में जहाँ पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती है। देखो यहाँ पर मान लो सारी भूकंपीय तरंगे पैदा होगी, 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम। वो पैदा हो गई और जिस स्थान पर ये सबसे पहले पहुँचेंगी या जहाँ पर इन तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाएगा वो होता है आपका एपिसेंटर। एपिसेंटर या अधिकेंद्र, ठीक है, समझ रहे हो ना। पृथ्वी के अंदर या बाहर जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है या भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसको कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र या एपिसेंटर। तो ये था भूकंप केंद्र या फोकस या अवकेंद्र या हाइपोसेंटर, और ये है अधिकेंद्र जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस होती है या सबसे पहले पहुँचती है या उनका सबसे पहले अनुभव किया जाता है। अब आपकी 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। ये तो डेफिनेशंस थी आपकी भूकंप की, अर्थक्वेक की, जिसमें बच्चे काफ़ी पजल रहते हैं। तो याद रखना, उत्पन्न होने की बात की जाए तो केंद्र है, और आपके पहुंचने की बात हो, अनुभव की बात हो तो वो आपका एपिसेंटर है। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। एक होती है पी वेव, पी वेव्स, एक होती है आपकी एस वेव्स, एक होती है एल वेव्स। पी यानी प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगे, एस यानी सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगे, एल यानी आपकी लॉन्गिट्यूडनल भी कह देते हैं इसको, लंबी तरंगों के नाम से भी जानी जाती है, लॉन्ग वेव्स भी कह देते हैं, लव वेव्स भी कह देते हैं, बहुत सारे नाम हैं एल तरंगों के, एल वेव्स के। पी तरंगों की बात करें, प्राथमिक तरंगे,
प्राथमिक तरंगे इन्हें क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होती हैं ये। अगर बात करें पृथ्वी के अंदर कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पैदा होती हैं, तो आपकी कौन सी होंगी? पी तरंगे। कौन सी? पी तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, सबसे पहले पैदा होती है, इसीलिए इन्हें प्राथमिक तरंगों के नाम से भी कहते हैं, प्राइमरी वेव्स के नाम से भी ये जानी जाती हैं। अब इसमें अगर हम बात करें पी तरंगों की स्पीड की बात करें, तो इनकी औसत गति, जो पी तरंगों की औसत, ये औसत है, मैक्सिमम भी हो सकती है और इससे मिनिमम भी, तो इसकी औसत जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में 8 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर जाती हैं। तो इनकी एवरेज स्पीड की बात करें 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। ठोस चट्टानों में अगर कोई सॉलिड वाला पार्ट है, जो पी तरंगे हैं आपकी, अगर किसी सॉलिड वाले पार्ट में सॉलिड वाला पार्ट है, तो इनकी जो ये गति है ना, वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम। आपने देखा होगा, मैंने आपको जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ करवाया था, तब उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई पृथ्वी के इंटरनल भाग यानी पृथ्वी के आंतरिक कोण में जैसे ही पी तरंगे जाती है ना, तो उनकी स्पीड हाईएस्ट हो जाती है, 11.23 समथिंग हो जाती है। ठीक है, 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है, जबकि इसकी एवरेज स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि सॉलिड वाले पार्ट में यानी ठोस पार्ट में पी तरंगों की गति जाकर मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है। जो पी तरंगे है आपकी गैसीय वाले पार्ट में, अगर कहीं गैस आ जाए, गैस वाले पार्ट में इनकी जो स्पीड है वो लो हो जाती है, गैस वाले पार्ट में इनकी स्पीड लो हो जाती है। तो याद रखना, ठोस अवस्था में पी तरंगे की जो गति है वो मैक्सिमम हो जाएगी और गैसीय अवस्था में पी तरंगों की जो स्पीड है वो लो हो जाती हैं। और ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के नाम से भी जानी जाती है। अनुदैर्घ्य तरंगों के नाम से भी जानी जाती है आपकी पी तरंगे। हम कर रहे हैं भूकंपीय तरंगे, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। तो ये थी पी तरंगे। पी तरंगों के बाद दूसरे नंबर पर पैदा होती हैं एस वेव्स। एस वेव्स यानी सेकेंडरी तरंगे यानी द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगों के नाम से भी जानी जाती है एस वेव्स, द्वितीयक तरंगों दूसरे नंबर पर पैदा होती है, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। एस वेव्स की बात करें तो इनकी स्पीड की बात करें तो 4 किलोमीटर पर सेकंड इनकी एवरेज स्पीड है, एवरेज है, औसत गति है 4 किलोमीटर पर सेकंड एस तरंगों की, 4 किलोमीटर पर सेकंड इसका हाफ। ठीक है। और अगर बात करें ठोस अवस्था में से तो ये इजीली गुजर जाती हैं। एस तरंगों की बात करें, ठोस अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में से तो ये इजीली गुजर जाती है, बट जब लिक्विड फॉर्म आती है ना, जब लिक्विड आती है ना, लिक्विड फॉर्म में यानी तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, यानी ये क्षीण हो जाती है, यानी ये खत्म हो जाती हैं। लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में ये खत्म हो जाती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी ये जानी जाती हैं एस वेव्स। लास्ट आती है हमारी एल वेव्स। एल वेव एच.डी. लव ने इनकी खोज की थी। एच.डी. लव ने इसकी खोज की थी, इसीलिए एल तरंगों को लव वेव के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, लव वेव्स के नाम से भी जानी जाती हैं एल वेव्स, लव वेव्स के नाम से। उसके अलावा ये जो पी और एस तरंगे हैं, ये आपकी अर्थ के अंदर ही घूमती रहती हैं। हमारे धरातल पर भूकंप लाने का काम कौन सी तरंगे करती है? एल वेव्स। अगर हम बात करें हमारे लिए सबसे अधिक खतरनाक कौन सी तरंग है? एल वेव्स, क्योंकि धरातल पर आकर जितनी भी आपके धन की, जान की या माल की हानि होती है वो एल वेव से होती है, और धरातल पर यही तरंगे आती हैं, इसीलिए इन्हें धरातलीय तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। धरातलीय तरंगों के नाम से भी ये जानी जाती हैं एल वेव्स। स्पीड की बात करें तो इनकी जो एवरेज स्पीड है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड है। 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड है इसकी एवरेज स्पीड, और ये तीनों सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही गुजर सकती हैं। आप देखते हो हमारी अर्थ पर सॉलिड भी है, चट्टाने भी हैं, और लिक्विड यानी पानी भी है, और दोनों में से ये इजीली गुजर जाती हैं एल वेव्स। तो ये थी आपकी एल वेव्स, तो ये थी आपकी पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव। और अगर आपसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन एल वेव से आते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंगे मानी जाती हैं, क्योंकि हमारे अर्थ पर आकर जो विनाश होता है वो यही तरंगे करती हैं। पी और एस ये दोनों तो आपकी क्या है? अर्थ के अंदर ही मूवमेंट करती रहती हैं, अर्थ के अंदर ही घूमती रहती हैं, ज़्यादा हमें इनसे हानि नहीं होती। अब जो पी तरंगे हैं उसके बाद एस तरंगे पैदा होती हैं। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, पी तरंगों और एस तरंगों के बीच, पी तरंगों और एस तरंगों के बीच उनके पैदा होने में लगभग
कितना अंतर होता है, तो कितने टाइम बाद पैदा होती है, तो लगभग 3 मिनट बाद। 3 मिनट बाद एस तरंगे पैदा हो जाती है, पी तरंगों के 3 मिनट बाद, याद रखना 3 मिनट बाद। और एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, जो आपकी मैंने आपको 3 तरंगे करवाई, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, बट हमारे अर्थ में कुछ पार्ट ऐसा भी है, हमारी पृथ्वी के अंदर ऐसे भी कुछ पार्ट है जहाँ पर कोई भी तरंगे नहीं पहुँच पाती, ना पी, ना एस, ना एल। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शैडो जोन, यानी छाया मंडल। ठीक है, ये ऐसा छाया मंडल होता है जिसमें कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती। और ये आपका छाया मंडल कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो याद रखना 103 डिग्री से 100, या तो आपको 143 मिलेगा या आपको 142 मिलेगा, तो बोथ आर राइट। 103 डिग्री से 142 डिग्री या 143 डिग्री तक का आपका छाया मंडल है, जिसमें कोई भी या तीनों में से कोई सी भी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती। समझ गए ना। अब हमारा नेक्स्ट आता है भूकंप को मापने वाले यंत्र। कौन कौन से यंत्र आए थे भूकंप को मापने वाले, और आज आप किस पे वर्क कर रहे हो, सारी चीज़ें हम करेंगे। सबसे पहले बात करें भूकंप को मापने का यंत्र की बात करें, तो आपको सबको पता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप को मापा जाता है। यंत्र की बात करें, भूकंप मापने के यंत्र की बात करें तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप को मापा जाता है। ठीक है भाई। अब सबसे पहले अगर भूकंप को मापने के पैमाने की बात करें तो किसने बनाया था, रोसी फेरेल ने। रोसी फेरेल महोदय ने सबसे पहले भूकंप मापने का पैमाना बनाया था। रोसी फेरेल ने कब बनाया था भाई, 1883 में। 1883 में रोसी फेरेल ने भूकंप मापने का पैमाना बनाया था। ठीक है भाई, बना लिया। अब क्या हुआ, इसमें कुछ क्या थी, कमियां थी। ठीक है, इस वाले पैमाने में कुछ कमियां थी। फिर इसकी कमियों को सुधारते हुए मर्केली महोदय ने एक पैमाना बनाया, और उसका नाम भी क्या था, मर्केली पैमाना। ठीक है, मर्केली पैमाना, मर्केली साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया। कब बनाया, 1902 में। 1902 में। ठीक है, मर्केली पैमाना कुछ नहीं था, इसमें भी काफ़ी कमियां थी, और इसकी कमियों को किसने सुधारा, वुड ने। वुड और एक और साइंटिस्ट थे न्यूमैन। वुड और न्यूमैन ने मर्केली पैमाने की कमियों को सुधारा और दोबारा इसको रिप्रेजेंट किया। कब, 1931 में। 1931 में दोबारा मर्केली पैमाने को रिप्रेजेंट किया। नाम क्या हुआ था पैमाने का, संशोधित मर्केली पैमाना। नाम क्या था भाई, संशोधित मर्केली पैमाना। ये क्या था, संशोधित मर्केली पैमाना। आपका मर्केली पैमाने का कुछ उसमें जो कमियां थी उसको दूर करके बनाया गया था। वुड और न्यूमैन ने इसमें अशुद्धियों को या इसमें जो कमियां थी उनको सुधारा था, और 1931 में दोबारा से इसको रिप्रेजेंट किया। तब इसका नाम क्या था, संशोधित मर्केली पैमाना। इस मर्केली पैमाने में कुछ नहीं था, केवल भूकंप आ गया, उसके बाद व्यक्तियों के अनुभव से, या ये लगा लो इंटरव्यू के टाइप लगा लो आप, साक्षात्कार करके या व्यक्तियों से पूछताछ करके पता लगाया जाता था कि भाई हमारी कितनी हानि हुई है, जान की और माल की। तो मर्केली पैमाना ये था। इसके बाद एक और पैमाना आया जिसे आज तक आप लोग जानते हो। तो ये तीनों पैमाने आप याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी डीपली पूछने लग गया अब एग्जामिनर। इसके बाद जो पैमाना आया कौन सा था, वो रिक्टर पैमाना। चार्ल्स रिक्टर ने रिक्टर पैमाना नाम का एक भूकंप मापने का पैमाना बनाया। रिक्टर पैमाना जिसे हम जानते हैं, कब बनाया भाई, 1935 में। 1935 में रिक्टर पैमाना बनाया चार्ल्स रिक्टर ने। इसे रिक्टर स्केल के नाम से भी जानते हैं, इसे रिक्टर स्केल भी कहते हैं। याद रखना, इसे रिक्टर स्केल के नाम से भी जाना जाता है, चार्ल्स रिक्टर के इस पैमाने को। ठीक है, और जो आपका चार्ल्स रिक्टर का है, इसी से ही आजकल ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें संख्याएं होती हैं आपकी, तब आप जब भी भूकंप आता है आप देखते हो न्यूज़ में कि भाई 6.9 का था, 7.9 का था, 4 पॉइंट का था, कुछ ऐसा। तो इसमें संख्याएं
रेखाएं होती है जिनसे भूकंप को मापा जाता है। तो ये था आपका भूकंप मापने के यंत्र। तो पूरा डीपली मैंने आपको कवर अप करा दिए हैं, भूकंप क्या होते हैं, अधिकेंद्र क्या होता है, अवकेंद्र क्या होता है, उसके अलावा आपका जो तरंगे क्या होती है, कौन सी तरंगे कहाँ से गुजर सकती हैं, हमें किससे नुकसान है किससे नहीं है, छायामंडल क्या होता है, उसके बाद यंत्र क्या है भूकंप को मापने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने डीपली में कवर अप कर ली है, ठीक है। तो भूकंप से आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस यही आते हैं। अगर हम बात करें विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं परिप्रशांत पेटी में। कहाँ आते हैं? परिप्रशांत पेटी में विश्व के सबसे ज़्यादा यानी नियर अबाउट 60% से अधिक भूकंप यहीं पर आते हैं। जब आपकी प्रशांत प्लेट, जो पूरी की पूरी महासागरीय प्लेट है, प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से टकराती है, तो उस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कवरअप होता है भूकंप, सिस्मोलॉजी, आपका अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में हमने पूरा डीपली पढ़ लिया। सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान पूरा डीपली कर लिया है हमने। और इस वीडियो से बाहर आपका कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर एग्जाम की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये वीडियो बहुत, तो सो केयरफुल होके देखना। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो मेरी वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। क्योंकि एग्जाम में अगर हम बात करें तो इससे डीपली क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन आपके इजीली कवर अप यहाँ हो चुके हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ और न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ओके।